नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइम। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन तो टूट रहा है, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन को झटका देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी के घर में भी बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के भतीजे ने उनसे बगावत की सोच ली है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी अब बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे ममता बनर्जी के अंदर खेमे में बगावत देखने को मिल सकती है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ममता बनर्जी को भतीजे का धोखा, विपक्ष को झटका देकर फंसी ममता। पश्चिम बंगाल में भतीजे का ऐलान, चुनाव को लेकर बगावत का रुख। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बिखर चुकी हैं। अब पश्चिम बंगाल में बड़ी बगावत भी देखने को मिल सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पार्टी नेतृत्व से नाराज होने की खबरें इस वक्त जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना है कि केंद्र के खिलाफ उन्होंने बकाया वसूली के लिए जो आंदोलन शुरू किया था वो अब बेपटरी हो चुका है, यानी पटरी से उतर चुका है। दुर्गा पूजा से पहले अभिषेक बनर्जी इस आंदोलन को हवा देने के लिए सड़कों पर खुद उतरे थे। योजना ये थी कि पूजा के बाद आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, हालांकि ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला। आंदोलन व्यावहारिक रूप से धूल में मिल गया। दुर्गा पूजा के बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र से बकाया वसूली के लिए आंदोलन तेज करने की घोषणा की थी, लेकिन नेताओं ने जमीनी स्तर पर आंदोलन को आगे ही नहीं बढ़ाया। उन्हें इसके लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं मिला। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अभिषेक बनर्जी पार्टी नेतृत्व के एक समूह की इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज है। रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा चुनाव में खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वो बंगाल की बाकी 41 सीटों की चिंता करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है, यानी वो चुनाव प्रचार बाकी के लिए नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली जाकर इस आंदोलन का आयोजन किया था। कोलकाता लौटने के बाद भी उन्होंने इसके लिए हल्ला मचाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी लीडरशिप से काफी ज्यादा खफा है। दावा किया जा रहा है कि अभिषेक की योजना नवंबर में फिर से दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करने की थी। उन्होंने ये भी योजना बनाई थी कि अगर केंद्र ने मांग नहीं मानी तो बंगाल लौटने के बाद गांव-गांव यात्रा भी करेंगे। इसके बजाय 20 दिसंबर को ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उस वक्त अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ मौजूद थे। इस बीच रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि अभिषेक न सिर्फ पार्टी नेता बल्कि राज्य प्रशासन के कामकाज से भी खुश नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि उन्होंने वहां जाकर घोषणा की थी कि धूपगुड़ी को उपविभाजित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसी साल धूपागुड़ी को उपविभाजित कर दिया जाएगा, लेकिन साल खत्म हो गया है, अभिषेक का दावा पूरा ही नहीं हुआ। आरोप यह भी है कि प्रशासन की ढिलाई की वजह से धूपगुड़ी उपविभाजन नहीं हो सका। इन सबके बीच कुणाल घोष, पार्थ भौमिक, नारायण गोस्वामी, ब्रत से वसु और तापस राय अभिषेक बनर्जी के साथ कालीघाट कार्यक्रम में एक बैठक कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि उस बैठक में अभिषेक बनर्जी से दोबारा पार्टी की कमान संभालने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन वहां अभिषेक ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए डायमंड हार्बर में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी की नाराजगी की खबरें उस वक्त सामने आई हैं जिस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल के चक्कर काट रही हैं। जी हाँ, दरअसल जो खबरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, उसके मुताबिक ममता बनर्जी इस वक्त अस्पताल के चक्कर लगा रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दाहिने कंधे की सर्जरी हुई है और वो रूटीन चेकअप के लिए SSKM अस्पताल भी पहुंची थी, जहां जांच के बाद सर्जरी का निर्णय लिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। SSKM अस्पताल के निदेशक मणिमोई वंगोपाध्याय ने ये जानकारी दी। इसके कुछ ही देर बाद ही ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। अस्पताल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी सेहत के बारे में मीडिया को जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
दरअसल 27 जून को जलपाईगुड़ी से उड़ान भरने के बाद खराब मौसम के चलते पायलट को मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसी दौरान ममता बनर्जी के पैर और कंधे में चोट लगी थी। अस्पताल से बाहर निकलकर ममता ने कहा कि नियमित जांच के दौरान एक समस्या का पता चला। हेलीकॉप्टर से उतरने का समय पैरों के साथ कंधे पर भी चोट लग गई थी। डॉक्टरों ने इसे ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ममता बनर्जी अपनी सेहत को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे बगावत को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। वैसे अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी के लिए एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी विपक्ष को टेंशन दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार ही ममता बनर्जी के लिए खुद टेंशन बना हुआ है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा उत्सुकता से देखे जाने वाले राज्यों में से एक है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के लिए 2019 में अपनी सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर अब 2024 में 35 करने का लक्ष्य रखा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना मैदान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। अब ये देखना बाकी है कि क्या भाजपा भ्रष्टाचार और कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच के मुद्दे पर सत्तारूढ़ यानी तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक वर्चस्व को खत्म करने में सक्षम होगी, या फिर ममता बनर्जी का जादू फिर से काम करेगा, जैसा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। दरअसल चुनावों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों में, विशेष रूप से स्कूलों में नौकरी के लिए करोड़ों रुपए के नगद मामले में सीबीआई और ईडी की जांच की प्रगति पर सभी की उत्सुकता से नजर बनी रहेगी। पर्यवेक्षकों के रडार पर बाकी लोग भी राजस्व की कम पीढ़ी और राज्य के बढ़ते संचित और प्रति व्यक्ति कर्ज के कारण राज्य के वित्त की दयनीय स्थिति रहने वाली है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक अगले कैलेंडर यानी साल के पहले 4 महीने यानी लोकसभा चुनाव से पहले का टाइम केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार मामलों के संबंध में बेहद ही खास होने वाला है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कथित स्कूल नौकरी घोटाले के सभी मामलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेजते हुए ये साफ कर दिया है कि वो उच्च कोर्ट की विभिन्न पीठों के अंतिम फैसले तक इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वर्तमान में क्रिसमस और साल के आखिर की छुट्टियों की वजह से कलकत्ता उच्च न्यायालय की नियमित पीठें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन चूंकि अदालतें 2 जनवरी से काम फिर से शुरू कर देंगी, इस मामले में न्यायमूर्ति दिव्यांशु वसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के साथ साथ न्यायमूर्ति अमृता सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ दोनों में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि इन कार्यवाहियों का गंभीरता से पालन किया जाएगा, क्योंकि सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश स्कूल नौकरी मामले में जांच के लिए निर्णायक ऋण साबित होंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता उच्च न्यायालय दोनों ने स्कूल नौकरी मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए सीबीआई और ईडी के लिए समय सीमा तय की है और अधिकारी अपनी समय सीमा को पूरा करने के लिए 24 घंटे काम भी कर रहे हैं। दोनों एजेंसियों के वकीलों ने अदालतों को यह भी सूचना दी है कि जांच आखिरी चरण में है और जल्द ही खत्म भी हो जाएगी। इसलिए 2024 के पहले 4 महीनों में जांच की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि अटकलें ये भी हैं कि बाकी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति ईडी और सीबीआई के दायरे में भी आ सकते हैं। फोकस का एक और मुद्दा सरकारी खजाने की खराब सेहत भी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नवीनतम निष्कर्षों के मुताबिक पश्चिम बंगाल राज्य के खुद के कर राजस्व से सकल राज्य यानी घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रतिशत के मामले में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जो राष्ट्रीय औसत 7 की तुलना में 5% है। पश्चिम बंगाल में गैर कर राजस्व के मामले में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर और दयनीय है। आरबीआई के मुताबिक राज्य के गैर कर राजस्व का जीएसडीपी में हिस्सा महज 0.4% है, जो राष्ट्रीय औसत 1.2% से कम है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का वर्तमान खर्च केवल और केवल 2% है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह भी है कि पश्चिम बंगाल सरकार के 2024 के बजट दस्तावेजों के मुताबिक राज्य का संचित ऋण 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 6,47,825.52 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये 10% है। 31 मार्च 2023 तक ये आंकड़ा 5,86,124.63 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। मामले को बदतर बनाने के लिए इसी अवधि के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति ऋण बढ़कर
59,000 रुपए हो गया। यानी प्रति व्यक्ति ऋण राज्य में कुल संचित ऋण को कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। तो अब ये देखना बाकी है कि इन सभी कारकों का आगामी लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है और भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी की इन दुखती रगों का कितना फायदा उठा पाती है। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि लेफ्ट पार्टियों को अपने साथ नहीं मिलाने का दावा कर रही ममता बनर्जी अब अकेले अपने दम पर किस तरह से चुनाव लड़ेंगी। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।